नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सवाल नीतीश को क्या हुआ है। जी हां, यह सवाल नीतीश कुमार के बदले अंदाज पर है, उनके अजीबो गरीब हाव भाव पर है। आखिर क्या हो गया है कि वो नीतीश कुमार, जिन्हें कभी बिहार का विकास पुरुष कहा गया, इसी विकास के लिए अब वो अधिकारियों के पैर तक पकड़ने को तैयार हैं। तय है, नीतीश कुमार बदल गए हैं, उनका अंदाज बदल गया है, जिसको लेकर कभी उनकी अस्वस्थता का हवाला दिया जाता है, कभी मजबूरियों का। लेकिन जाहिर है विपक्ष जो कह रहा है उस पर बात होगी कि क्या नीतीश इतने कमजोर हो गए हैं कि बिहार को चलाने के लिए कभी किसी अधिकारी तो कभी प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। विपक्ष की ओर से तंज भरे अंदाज में नसीहतों की बाढ़ है। आज नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के इसी बदलाव को हम रीड करने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वाकई क्या हुआ है नीतीश कुमार को। इन 5 तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो हाल के दिनों में अपने अंदाज को लेकर चर्चा में रहे। सीएम के इसी अंदाज पर अब सवाल उठने लगे, क्या वो इतने कमजोर हो गए जो अधिकारियों के सामने नतमस्तक हैं, काम करवाने के लिए पैर पकड़ने तक के लिए तैयार हैं? हम इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले हम अलग अलग मौकों पर मुख्यमंत्री के हाव भाव और बातों को सुन लेते हैं। मौका जेपी गंगा पथ के उद्घाटन का था। मुख्यमंत्री गंगा पर बन रहे पुल के बारे में जानकारी लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि गंगा पुल अक्टूबर में बन जाएगा, लेकिन उसको जोड़ने वाली सड़क 2025 तक बनेगी, तो वो प्रोजेक्ट इंजीनियर से मिन्नतें करने लगे। अरे सामने से भूमि राजस्व सुधार विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। जमीन के सर्वे की चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि जमीन विवाद में ही सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही। ये कहते कहते वो चीफ सेक्रेटरी से 2025 तक सर्वे पूरा कराने की विनती करने लगे और फिर उनका पैर छूने की बात कहने लगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार और नतीजे आने के बाद 2 ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुके और उसको लेकर भी चर्चा होने लगी। राजनीति के गलियारों में मायने और मतलब निकाले जाने लगे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार विधान परिषद में कार्यक्रम था। सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और प्रेम कुमार का सिर आपस में लड़ा दिया। तीनों मंत्रियों में कॉमन ये था कि तीनों ने माथे पर टीका लगाए हुए थे। मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि थी। सीएम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। महावीर चौधरी की तस्वीर पर पुष्पांजलि करने के बजाय सीएम ने मंत्री अशोक चौधरी पर फूल बरसा दिए। इसके अलावा कई और ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जो चर्चा में रहा। लेकिन अब सीएम पर सवाल उठने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और सीएम से सवाल पूछे। तेजस्वी ने लिखा, पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री हो जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर छूने की बात करता हो। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन और प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक कर्मचारी तक, अधिकारी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं आदेशों का पालन करता? ये विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों का दोष भी नहीं। जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासन में आत्मविश्वास नहीं रहे, तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रख ऊपर से लेकर नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तो कांग्रेस की ओर से भी मुख्यमंत्री से पूछा जाने लगा कि आखिर वो इतने लाचार कैसे हो गए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर लिखा,
नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ आते ही कैसे लाचार हो गए कि काम करवाने के लिए अधिकारियों तक के पैर पकड़ रहे हैं। सीएम साहब पैर पकड़ने से पुल बहना बंद नहीं होगी। भाजपा के भ्रष्टाचार को सरकार से निकालना होगा। हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार में पुल गिरे उसका भी सवाल उठ रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लाचार हो गए। नीतीश कुमार जी के व्यवहार से प्रतिदिन बिहार शर्मसार हो रहा है। मुझे हैरानी होती है, इर्द गिर्द जो परिक्रमा करने वाले लोग जो गाल बजाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, ममता भी है उनके स्वरूप को देख करके, पर पता नहीं है सुहाग रूप होते जा रहा है। अब तो कुर्सी कुमार से सीधे अब चरण वंदना कुमार में तब्दील हो गए। आखिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से असहज क्यों दिख रहे हैं, क्यों भयभीत दिख रहे हैं? इस तरह का आचरण चिंता का विषय है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ जनता का भविष्य उनके हाथों में है, और इस तरह से अगर वो गड़बड़ा गए हैं तो फिर जनता सोचने के लिए मजबूर है। हर लोगों की इस बात की चिंता है कि आखिर कौन साजिश षड्यंत्र कर रहा है, क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आचरण इस तरह से हो रहा है। विरोधी भले ही लाख सवाल उठाएं, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव में कुछ खराब नहीं लगता है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हाथ ही जोड़ा है, किसी को गाली नहीं दी, जबकि जेडीयू आधा गिलास भरा और आधा खाली की दलील दे रही है। अरे भाई, किसी को गाली नहीं दे रहा है, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं तेजस्वी की तरह। गिलास किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। तो हर चीज़ को अपने अपने तरीके से देखने का है। कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा हम्बल होता है। और माननीय मुख्यमंत्री 18 साल तक इस प्रदेश को पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से चलाए हैं, और उन्होंने अपने हम्बल तरीके से लोगों से आग्रह किया है कि भाई आप हमारी बात नहीं मानते, जल्दी करिए। तो इसमें असहाय होने का क्या है, ये लोगों को लगता है, क्योंकि अब उनके पास ये इसके बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है ना, तो वो मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। राजनीतिक वार प्रतिवार अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो हाव भाव सामने आ रहे हैं वो सोचने को मजबूर करते हैं। आखिर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है? जाहिर है असहज तो बीजेपी या जेडीयू के भी नेता हैं, लेकिन बचाव तो करना है और वो बचाव हो रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार में रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री अपने बयानों, अपने हाव भाव और इशारों को लेकर खूब चर्चा में है, जो आपने देखा भी। जब जब कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो सामने आता है जिसमें नीतीश कुमार अपनी छवि से इतर दिखते हैं, चर्चा शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश की सत्ता पर कमजोर पकड़ का ये सीधा सीधा असर है? क्या इसी तरीके से इसको देखना चाहिए, और क्यों कमजोर पकड़ की बात क्यों हो रही है? देखिए, बार बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ना उनका अब भी जो सवाल बना, लंबे समय तक सीएम रहने से अधिकारी भी यूज्ड टू हो चुके हैं। उनको पता है नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नेताओं से ज्यादा अधिकारियों पर उनका भरोसा, और गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, वो भी एक बड़ी वजह। साथ ही बार बार गठबंधन का सहयोगी बदलना, यह भी असहज करता है क्या नीतीश कुमार को? ये सारे संभावित कारण जो हमने गिनाए, दरअसल ये पहली नजर में समझ आता है। इससे पहले नीतीश कुमार की भाव भंगिमा ऐसी कभी दिखी नहीं जो इस बार हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार पर इससे पहले भी कई बार आरोप लगे कि नीतीश अधिकारियों को इतनी छूट दे देते हैं कि मंत्रियों तक की बात नहीं सुनते। नीतीश कुमार के बिहार को लेकर कभी ये यूएसपी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये बैकफायर भी करती रही है। अब देखिए, इधर 2024 के चुनाव को अगर देखा जाए तो एनडीए को भले नुकसान हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक के सहारे राजनीति में अपनी प्रासंगिकता, अहमियत को बनाए रखा। मतदाताओं का साथ तो मिला, लेकिन यह लगता है कि इस बार किस्मत नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही, और ऐसे तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं जिससे नीतीश कुमार बैकफुट पर, उनकी सरकार बैकफुट पर नजर आती है। देखिए, समझिए, 2022-23 में खगड़िया में गंगा पर बन रहा पुल गिरा, इसलिए हम कह रहे हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। 22 और 23 में यह हुआ, खगड़िया में बना पुल। बारिश में लगभग 1 दर्जन पुल। बिहार की सच्चाई देखिए, धराशायी होने से किरकिरी मची हुई है। अररिया, सिवान, किशनगंज, मोतिहारी, मधुबनी, सारण, ऐसे कई जिले जहां पर
पुल गिर गए, ध्वस्त हो गए ये पुल। 15 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। कुछ पुल बन रहे थे, कुछ इस्तेमाल में थे और जाहिर है कि इससे सरकार हलकान है। अब नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं वो भी समझिए। क्या विकास पुरुष की इमेज बनाए रखने की उनकी मंशा है? ये सवाल क्यों उठते हैं वो देखिए। आखिर इसके पीछे क्या विकास पुरुष के अपने इमेज को ही बरकरार रखने के तहत ये सब हो रहा है? विधानसभा चुनाव से पहले काम पूरा करवाने की मंशा नीतीश कुमार की नजर आती है, जो उन्होंने भरे मंच से कहा भी। इसके अलावा काम समय से पूरा नहीं होगा तो साख पर बट्टा लगेगा। लेकिन यहां यही हड़बड़ी बाद में गड़बड़ी का कारण बनती है, आप जानते हैं। अभी हाल में राम मंदिर को लेकर भी ऐसे आरोप विपक्ष केंद्र पर लगा चुका है। जल्दबाजी में काम करवाया जाता है, चुनाव को देखते हुए काम करवाया जाता है। तो ऐसे में चुनाव के फायदे के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार की यह कोशिश लॉन्ग टर्म में बिहार के लिए नुकसानदेह नजर आती है। तो यह तो बात हुई नीतीश कुमार में वक्त के साथ आए बदलाव के कारणों की। लेकिन अब एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज, अब बात हम करेंगे नीतीश कुमार के बदली रणनीति की, राजनीतिक रणनीति की। नीतीश कुमार के बारे में सबसे अहम कोट है कि वो दाएं हाथ से क्या करते हैं उनके बाएं हाथ तक को पता नहीं होता। कुछ ऐसा ही फिर हुआ है। इसमें जुड़ा है नीतीश का अपने अधिकारियों पर भरोसा, जिसके तहत जल्द ही जेडीयू में आपको एक बड़ा परिवर्तन नजर आ सकता है। क्या हो सकता है देखिए। मनीष वर्मा के राजनीतिक पारी, क्या बनाएंगे नीतीश उत्तराधिकारी? नौकरशाहों पर दांव, किसी को नहीं मिली पनाह। बिहार में नीतीश का अग्निपथ 2025 में दिलाएगा विजय रथ। उड़ीसा कैडर के आईएएस मनीष वर्मा जदयू में शामिल हुए तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड बना चुके नीतीश कुमार की चर्चा फिर से होने लगी। क्या नीतीश कुमार मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? ये सवाल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, लेकिन अभी इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है। आईआईटी दिल्ली से पढ़े मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के अधिकारी रहे हैं। 2012 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तो वो बिहार प्रतिनियुक्ति पर आए थे, लेकिन इसके बाद फिर वापस उड़ीसा कैडर में लौटे नहीं। बिहार में रहते हुए उन्होंने पूर्णिया और पटना के जिलाधिकारी के रूप में काम किया और उसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में। वीआरएस लेने के बाद उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग का सदस्य बनाया गया और साथ में वो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम करते रहे। यानी मनीष वर्मा पिछले 12 साल से किसी न किसी रूप में सीएम नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। वो उनके गृह जिला नालंदा के रहने वाले और कुर्मी जाति से ही आते हैं। भले ही मनीष वर्मा ने 9 जुलाई को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की हो, लेकिन अपने वीआरएस लेने के बाद से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पूरे बिहार का दौरा किया था और इस दौरान जेडीयू के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका संपर्क हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता सामने आई थी। बिहार के कई सीटों पर जाकर उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के लिए काम किया था और उनकी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि जेडीयू में आने के बाद संजय झा ने भी ये कहा कि आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूरी तैयारी के साथ मनीष वर्मा जदयू में शामिल हुए तो उन्हें जिम्मेदारी भी बड़ी मिलेगी। ये चर्चा लंबे समय से हो रही। 29 जून को जब दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस समय भी मनीष वर्मा का नाम उछला था और कहा जा रहा था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती, लेकिन तब तक मनीष वर्मा जदयू में शामिल नहीं हुए। जेडीयू नेता बनते ही मनीष वर्मा ने कहा अब तक नीतीश कुमार के दिल में था, अब दल में आ गया। मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में। मनीष वर्मा को जेडीयू में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की चर्चा हो रही। अब तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन पार्टी में आने से जदयू के नेता उत्साहित। निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, आने वाला जो चुनाव है उसमें सब बातों में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा चीज़ आ गया है, चुनाव में एक माध्यम से नहीं होता है, तो सब चीज़ों में मनीष वर्मा जी का अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा।
रहेगा। जिस भावना से ये शामिल हो रहे हैं, हम उस भावना के परिप्रेक्ष्य में इनका जनता दल यू में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मनीष वर्मा को जेडीयू में शामिल करने के अपने राजनीतिक मायने। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मनीष वर्मा को तुरंत नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाएगा, बल्कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती। हाँ, एक बात तय कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जेडीयू ने सोचा होगा कि एक सेकेंड लाइन ऑफ जो एक लीडरशिप है पार्टी में डेवलप करने के लिए, उस तरह से उनको भूमिका दी जा सकती है। हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरसीपी सिंह को दी गई है वो दी गई है, तो एक तरफ से मुझे लगता है कि एक लीडरशिप क्रिएट करने की, लीडरशिप प्रोजेक्शन की कोशिश है। वो सक्सेसर होंगे कि नीतीश कुमार कि नहीं होंगे, वो बात की बात है, बहुत अर्ली होगा, क्योंकि किसी का सक्सेशन अगर अलायंस में है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जेडीयू के हाथ में है कि वो लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश करे। तो मुझे लग रहा है कि जेडीयू मनीष वर्मा में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रही है। ये मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर, तो सहायक सचिव के तौर पर तो काम देख ही रहे थे। आपदा प्रबंधन विभाग में भी इनको जिम्मेवारी दी गई थी, तो सरकार का काम तो ये देख रहे थे, लेकिन संगठन में सीधे सीधे इनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो संगठन में भी कोई भी जो कहा जाता है कि वैसा पार्ट जो कहीं छूट न जाए, जिसकी वजह से 2025 के जेडीयू बेहतर परिणाम देने में पिछड़ जाए, इस वजह से मनीष वर्मा को लाया गया है। राजनीतिक हलकों में ये बात होती है कि नीतीश कुमार बहुत दूर की सोचते हैं। मनीष वर्मा को जेडीयू में शामिल कराने का फैसला भी उनकी सोच का ही नतीजा है, क्योंकि मनीष वर्मा को उन्होंने तब से ही तैयार करना शुरू कर दिया था जब आरसीपी सिंह जेडीयू में दूसरे नंबर के नेता थे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा दिन कहीं टिक कर नहीं रहते और उनके आसपास भी ज्यादा दिनों तक कोई टिक नहीं पाता। वो खुद जेडीयू के सर्वमान्य नेता है, लेकिन पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता बदलते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर समेत आधा दर्जन कम से कम ऐसे, इससे ज्यादा ही नेता जो जेडीयू में एक समय नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन उनकी पारी लंबी नहीं चल पाई। अब मनीष वर्मा आए हैं जब, तो फिर यह चर्चा चल पड़ी है और इस चेहरों को पेश करने के पीछे मायने क्या है, देखिए वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो बड़ा वोट बैंक। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, ये आप जानते हैं। मनीष वर्मा भी इसी जाति से आते हैं। बिहार में आबादी कितनी है? कुर्मी आबादी देखिए 2.87%। अब इसके माध्यम से क्या होगा? मनीष वर्मा गोलबंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे, ऐसा नीतीश कुमार उनकी एक्सपेक्टेशन है। नीतीश सबके हैं और यही वो वोट बैंक है जिसकी वजह से नीतीश कुमार हर हाल में प्रासंगिक है। सभी नीतीश कुमार का साथ चाहते हैं और इसे इंटैक्ट रखना नीतीश कुमार के लिए हर हाल में जरूरी भी है और मजबूरी भी है। और इस प्रोजेक्शन को सबसे ज्यादा सूट करता है मनीष वर्मा का नाम। अब मनीष वर्मा इस चेहरे के सामने आने के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी में सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश का नतीजा भी है ये? कैसे, क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मनीष वर्मा को नेता बना संजय झा को दरअसल यह संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा नीतीश कुमार जो है वो खुद पावर सेंटर बने रहे। संजय झा नीतीश कुमार के एक अरसे से सबसे विश्वास पात्र चेहरों में से एक रहे, नीतीश के राइट हैंड माने जाते रहे। लेकिन हाल के दिनों में संजय झा का उभार तेज गति से हुआ। बीजेपी के साथ गठबंधन में आने से लेकर के सरकार गठन, मंत्रालयों का बंटवारा सरकार में, इन तमाम चीजों में संजय झा की भूमिका अहम रही। लेकिन संजय झा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनके पार्टी में उभार का फायदा विरोधी उठा सकते थे और इसी को बैलेंस करने की कोशिश का नतीजा भी है कि मनीष वर्मा का नाम इस तरह से सामने आया और कहा जा रहा है कि अब वो उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए, मनीष वर्मा भरोसे का एक कारण यह भी है इस नाम पर कि अपने राजनीतिक सहयोगियों से ज्यादा नीतीश कुमार का यह रिकॉर्ड रहा है, अपने अधिकारियों पर भरोसा करते रहे हैं। हालांकि वो गलत भी साबित हुए हैं, यह भी एक तथ्य है, लेकिन नीतीश का भरोसा इतना नहीं डिगा कि अपने अधिकारियों से भरोसा उठ जाए। कैसे नौकरशाह नीतीश कुमार के पसंद बने रहे हैं वो भी अब देखिए और समझिए। बिहार में कहा भी जाता रहा नीतीश कुमार को लेकर के, अब तक 8 अधिकारियों को पार्टी में नीतीश कुमार ला चुके हैं और बड़े बड़े इसमें चेहरे हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू में कभी नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंचे थे। इसके अलावा पवन वर्मा की गिनती भी नीतीश के करीबियों में होती थी, उसके बाद इनका नाम भी आया। फिर सुनील कुमार, अभी बिहार में शिक्षा मंत्री भी हैं सुनील कुमार। और नीतीश कुमार ने जिन 8 अधिकारियों को जेडीयू में लाए उनमें मनीष वर्मा तो हैं ही, इससे पहले आरसीपी सिंह, एनके सिंह, पवन वर्मा, ललन सिंह, केपी रमैया,
इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे और सुनील कुमार, ये तमाम नाम रहे। मनीष वर्मा और सुनील कुमार के अलावा अभी जेडीयू में और कोई है नहीं। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया, जेडीयू का दामन थामा था लेकिन टिकट नहीं मिला, बाद में उनका मोह भंग हुआ पार्टी से, अब धर्म कर्म के राह पर चल पड़े हैं। और इस इतिहास को देखकर सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि वक्त ही बताएगा नीतीश कुमार का ये दाम कितना सटीक साबित होगा और वाकई क्या मनीष वर्मा ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। इस सवाल का जवाब पाने के लिए इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।